वो रिएक्शन आया और उसकी वजह से एक आम आदमी था जो ओशो से थोड़ा कट गया। और लेकिन एक मुझे ऐसा लगता है कि वो जो एक समय था उसके बाद में ओशो एक ट्रेंड सेटर के रूप में आए। इस तरह के ही उसके बाद में साधु सन्यासी बहुत लोग आए, प्रचारक, ओशो ने रास्ता खोल दिया। और खास तौर से एक मैंने देखा कि एलीट वर्ग जो था, अभिजात्य वर्ग, जो सो कॉल्ड अभिजात्य वर्ग जिसको कहते हैं, उसी तरह के लोग इनमें आए जो टैक्स पेयर हैं, जिनके पास पैसा है, जिनके पास पैसा है वो लोग। और कई बार तो मैंने मतलब अभी भी बहुत सारे ऐसे नाम है, अपन किसी भी तीसरे का नाम नहीं लेंगे, दूसरे का नाम ले लेंगे, लेकिन वहां पर जाने का पहला, अगर आपके पास योग्यता है, अर्हता है, तो वो ये कि आप टैक्स पेयर होने चाहिए, या पहले जाएंगे तो आपको फीस लगेगी। ये जो एक सामान्य भारतीय व्यवहार में था, ऐसा था नहीं जी। कोई साधु सन्यासी राम सुखदास जी के कोई प्रवचन में गया है तो जब चाहे तब जा सकता है, नहीं जाए तो नहीं जा सकता है, लेकिन वहां पे बाकायदा उस तरह की व्यवस्थाएं हुई और उस तरह के काम करने के लिए मैनेजर लगाए गए, ब्रांडिंग होनी शुरू हुई। और मैं इसको सही तरीके से कहूं कि उसके बाद में तनाव की मार्केटिंग शुरू हुई। हमारी भारतीय मनीषा में कभी तनाव एक विषय नहीं था ही नहीं। आपके सामने कोई चीज आ रही है, ठीक है, उसको सामने देखेंगे, जो भी होगा चलता रहेगा। आज अच्छा दिन है, कल खराब दिन होगा, आगे सुख है तो पीछे दुख है, लेकिन तनाव की मार्केटिंग शुरू हुई। और ये जो तनाव की मार्केटिंग शुरू हुई, उसने बिल्कुल धर्म, आध्यात्म और इन सबसे बिल्कुल परे एक ऐसी जगह पर भारतीय जनमानस को लाके खड़ा कर दिया जहां से वो अपनी उच्चता का बखान कर सके। यहाँ मैं आदरणीय मित्रों, हरीश जी और आपके साथ में बात बहुत गहरी है, बांटने जा रहा हूँ। आपको दो ओशो मिलेंगे। एक ओशो मिलेंगे पुणे के आश्रम तक, जी यहीं तक, ऐसा आरोप लगा है कोई। दूसरा मैं उसको भी अभी खुलासा कर दूंगा नाम सहित। और दूसरे ओशो है यहाँ के बाद जो ओरेगांव जाते हैं, फिर जापान जाते हैं, 21 देश उन्हें मना कर देते हैं शरण के लिए, फिर भारत आते हैं और 2 साल के अंदर अंदर दुनिया से चले जाते हैं। देखिए क्या है, आप जिन ओशो की बात कर रहे हैं वो पुणे के आश्रम के बाद वाले ओशो हैं, ठीक है, ओरेगांव वाले ओशो हैं, वो रजनीशपुरम वाले ओशो हैं, पुणे वाले ओशो नहीं है। पुणे वाले ओशो में तो इतना अवश्य था कि अगर आप भगवान से अपॉइंटमेंट लेकर मिल रहे हैं ठीक है, लेकिन पहले मिलना है या कुछ जैसे अकेले बात करने तो कुछ चार्ज लगाए थे, और वो ठीक है, यूं भी मान सकते हैं कि भीड़ कम करने के लिए, चलिए कोई बात नहीं, उतना वो क्षम्य अपराध नहीं है। लेकिन क्या हुआ कि पुणे के आश्रम में 80 के दशक में शुरू में ही एक ऐसा वाकया हुआ जिसने सारी कुछ बात की चूलें हिला दी। ओशो कुछ महीनों के लिए मौन हो गए, अंतर ध्यान हो गए पुणे में। हाँ, दिखना बंद, किसी को दर्शन नहीं देंगे, कोई प्रवचन नहीं करेंगे, ठीक है, मौन। कुछ महीने बाद आए, बोलना शुरू किया, प्रवचन देना शुरू किया। अच्छा, ओशो का सौभाग्य था कि उनके पास धन कुबेर ही नहीं, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल उनके शिष्य थे, दोनों तरह के, सरस्वती और लक्ष्मी दोनों। हिंदी सिनेमा के एक बहुत बड़े जीनियस आदमी IAS जौहर, इंद्रसेन जौहर, जो करण जौहर के ताऊ, ठीक है, सगे ताऊ करण जौहर के, पता है क्या आपको? ये ध्यान रखिए। तो इंद्रसेन जौहर बड़े जीनियस आदमी, क्या पढ़े लिखे थे, वो तो कॉमेडियन की भूमिका करते थे, वो उनके पक्के शिष्य थे। तो उन्होंने देखा कि ये जब से वापस आए मौन से, हाव भाव कुछ अलग है, स्वर प्रवाह, डायलॉग डिलीवरी अलग है, हरकतें भी कुछ अलग है, बंधे बंधे से दिख रहे हैं, बोलते समय गर्दन का मूवमेंट ज़्यादा नहीं हो रहा है। ये तो जब ऐसा हुआ ना, तो उस समय एक पत्रिका आती थी माया, उस समय हिंदुस्तान धर्मयुग और माया, है ना। तो ये इंडिया टुडे तो बहुत बाद की, 85 की बात है, इंडिया टुडे 84-85 उस समय। तो उसमें मैंने पढ़ा, मुझे अभी भी याद है, इंद्रसेन जौहर ने कहा ये ओशो नहीं है। अच्छा, उन्होंने कहा ये वो वाले ओशो नहीं, उन्हें मार दिया गया है या उनका अपहरण करके गायब कर दिया, कुछ भी हो। ये डॉन फिल्म की कहानी कि ये वो नहीं है, ये दूसरा है। अच्छा, उन्होंने स्पष्ट कहा IAS जौहर ने। मुझे ये याद नहीं आ रहा है कि उन्होंने मुकदमा कराया था पुणे में या नहीं करवाया, क्योंकि वो मैं बात कर रहा हूँ 1982, मेरी खुद की उम्र है जो उस समय मुश्किल से 10 साल थी, 11 साल, 42 साल पहले की बात कर रहा हूँ भाई मैं। तो उसके बाद तो वाकई दबा दिया गया, उसका कहीं जिक्र नहीं मिलता, इंटरनेट पर भी शायद वो उपलब्ध नहीं है। लेकिन इंद्रसेन जौहर ने, मैं नाम लेके कह रहा हूं भाई, इंद्रसेन जौहर ने, IAS जौहर ने कहा ये वे ओशो नहीं है, उन ओशो को या तो मार दिया गया या गायब कर दिया गया, कोई और आदमी है। अच्छा, अब यहां से विवाद खड़ा हुआ।
तो प्रकट में तो ये कहा जाता है कि पुणे आश्रम छोड़ने के, कम्यून छोड़ने के पीछे कारण ये था कि साहब वहाँ सामाजिकता अस्वीकृत कर दी गई, मतलब समाज के लोगों ने कह दिया आपके यहाँ अब कुछ ज़्यादा ही ये उच्छृंखलता और ये यौन उच्छृंखलता ये सब चल रहा है, ये नहीं चलेगा। लेकिन पुणे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा, महाराष्ट्र का जो शहर, जो खुले दिल वाला, खुले विचारों वाला, है ना, आज़ादी के विचार वहाँ तिलक के पैदा हुए, तो पुणे में तो समाज में ऐसा हो ही नहीं सकता था कि वो स्वीकार नहीं करते। वो ये नहीं कि भक्त बन जाए, आप अपना करो जो छूटे, नहीं। उसके बाद जब ये इंद्रसेन जौहर वाला मामला जोर पकड़ने लगा और लगा कि अब कुछ बड़ी कार्रवाई होगी, तो पुणे छोड़ दिया गया। ये आज तक संदेहास्पद है कि जब आईएएस जौहर ने ये कहा, ये बात हवा में तैरने लगी, तो ही तत्काल रूप से पुणे छोड़ दिया और भारत ही छोड़ दिया। हाँ, क्योंकि भारत में अगर कहीं रहते तो भारतीय कानून काम करता, भारत ही छोड़ के चले गए तो जिस देश के होंगे वहां का कानून देखा जाएगा। ये ओशो वो नहीं है जिनका बाजारीकरण हुआ जी। आप जो कह रहे हैं बाजारीकरण वाले ओशो, ये रजनीशपुरम, ओरेगांव, कुल मिलाकर के आपका ये कहना है कि जो ओशो दूसरे थे, उनके कथित रूप से दूसरे थे, उनको बनाया गया, या उनके भक्तों की भाषा में कहे तो ओशो का जो दूसरा अवतार था, ये वहां एक तरह से या कुछ तरह की ऐसी, उसका एक कारण है। रजनीशपुरम उन्होंने एक शहर की तरह बसाया। रजनीशपुरम बसाया तो आनंद शीला, इस तरह के कुछ और लोगों को दायित्व बांट दिए कि बिल्डिंग ये देखेंगे, फलाने ये देखेंगे, फलाने देखेंगे, तो पैसे की कमी तो रजनीश को कभी थी नहीं। लेकिन वहां पर उन लोगों ने क्या किया, उन्होंने कहा कि एक ऐसी व्यवस्था बना दो, अभी तो चंदे पर निर्भर है, फीस पर निर्भर है, व्यवस्था ही ऐसी बना दो कि हम सब कुछ अपने आप ऑटोमेटिक सिस्टम से चलता रहे, है ना। क्योंकि वो सड़क रोड लाइट का होता है, बटन ही ऐसा कर दिया, टाइमर भर दिया, अपने आप जले बुझे, क्यों जाएं। वहां पर गड़बड़ हो गए। वहां पर क्या कि वो जो काउंटी, मतलब वो जो क्षेत्र था, पालिका परिषद क्षेत्र, निगम का क्षेत्र, उस काउंटी में उन लोगों ने सोचा कि हम यहाँ चुनाव लड़ें। ये आनंद शीला जब तक पीए बन चुकी थी, है ना, रसोई से सहायक, फिर मुख्य को बदनाम, पीए को जो है ना बदनाम करके खुद बन चुकी थी। हम चुनाव लड़े यहाँ से और हमारे 3 वार्ड मेंबर जीता है, राजनीतिक, हाँ, ताकि हम क्या यहाँ स्थायी रूप से जम जाएंगे, है ना। सिर्फ आश्रम चलाकर पावर नहीं मिलता। तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने, आनंद शीला भी थी, कुछ और लोग भी थे, उन्होंने भिखारियों को और दूसरों को ऐसे को वहाँ लाके खाना खिलाना, रजनीशपुरम में बसाना, उनका पंजीकरण करवाना वोटर के रूप में, ये सब शुरू किया। और ये छुपा कर किया प्रशासन से, क्योंकि ये मान्य था नहीं। रजनीश की उसमें स्वीकार, रजनीश को कुछ पता नहीं था। ठीक है, मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, रजनीश इसमें रत्ती भर भी दोषी नहीं थे। उन्हें पता ही नहीं था उनके नाम पर क्या क्या बिल फाड़े जा रहे हैं। हाँ, रजनीश को तो मैंने क्या कहा था, सबसे पहले ऐसे लोग क्या करते हैं, जय जय करके घेरा बना लेते हैं आपस, और एक आदमी कभी नहीं कर पाता, बिल्कुल अकेला नहीं होता, ये झुंड होता है। और आम लोगों से, अरे भगवान आप क्या, तो धीमे धीमे दर्शन कम करवाए, प्रवचन कम करवाए, प्रकटीकरण कम करवाया, भेंट कम करवाई। अब वो दिन में एक बार आते, बाकी अपने बगीचे में घूमते, तो आनंद शीला साथ में होती, कोई और उसी का लग्गू भगू साथ में होता, कोई बात कर रहे होते फ़ोन पे तो वो पास में होते। तो ओशो या रजनीश, उनका अपना तो निजी कुछ रह ही नहीं गया, वो तो उनके हाथ के खिलौने थे। तो वो फिर काउंटी के अफसरों को पता चला, उन्होंने आगे शिकायत की, और शिकायत की तो फिर ये फ्रॉड जो निकला, तो उसमें फिर ये सिरे चढ़ी नहीं बात। यहाँ से आनंद शीला खफा हो गई और उसने वहाँ कोई एक सार्वजनिक संस्था के वहाँ भोजन में जहर मिला दिया और सैकड़ों लोग मारे गए। वो अपराध, अब वो देखिए, आपका पीए करता है, आपका ड्राइवर एक्सीडेंट करता है, आप पकड़े जाएंगे, सीधी सी बात है। अब ड्राइव गाड़ी में आप थे कि नहीं थे वो बाद की बात है, वो जांच का विषय। ओशो पर आंच तो आनी थी, ओशो तक आंच पहुंची तो ओशो को पता चला हुआ क्या है। भाई कोई न कोई तो बताता ना, कभी न कभी तो। ओशो ने कहा ये क्या हो रहा है, बोले साहब हुआ तो इससे भी ज्यादा है। क्या क्या हुआ, बोले ये हुआ है। और तब तक आनंद शीला को लगा कि ये पुलिस मुझे पकड़ेगी, उस पेन भाग गई। अच्छा, वो कहती थी मैं ओशो की प्रेमिका हूँ, ओशो कहते थे जैसे मेरे अन्य भक्त, बस ये पीए है, ध्यान दीजिएगा। और तो भक्तों के संपर्क में ओशो नहीं रहते थे, 95-97% आनंद शीला रहती थी। तो भक्तों ने ये सत्य माना और कई किताबें लिख मारी कि ओशो की प्रेमिका आनंद शीला, तभी उन्हें सत्य पता ही नहीं। तो फिर वो उधर स्पेन में पकड़ी गई, कुछ दिन बाद पकड़ी, कुछ दिन पहले इधर प्रेस कॉन्फ्रेंस ओशो ने की और समझाया सारी बात कि ये है, मुझे तो पता ही नहीं क्या क्या, लेकिन ये तो मैंने आनंद शीला का एक का कृत्य बताया। ऐसे कई लोग थे वहाँ, तो वो ओशो आ गए वहाँ। और दूसरा, ओशो की फितरत थी चलते फिरते ऐसा बोल देना प्रवचन में ही, तो उनके साथ तो कोई था ही नहीं।
न हिंदू थे, न मुसलमान थे, न मैं ये नहीं कहता कि उन्हें इनकी चंपी करनी चाहिए थी, लेकिन क्या होता है कि देखिए इस बात को ध्यान से, मुझे एक आधुनिक युग के दार्शनिक हैं ओम, जो वैसे तो महिला का स्वर है, महिला शक्ल सूरत है, लेकिन वो पुरुष हैं, आप भी उनके कुछ वीडियो देख लेंगे, मुझे उनकी बात बड़ी पसंद आई। देखिए क्या है कि सिद्धार्थ क्षत्रिय थे, क्षत्रिय के घर में जो ना क्षत्रिय थे, तो वो संन्यास लेने के बाद भी क्षत्रिय रहे कि मठ चलाऊंगा, धर्म प्रसारित करूंगा, लोगों को शिक्षित करूंगा, मतलब कंट्रोल, साम्राज्यवाद, वो धार्मिक तो साम्राज्य मेरा ही रहे, जी। ये मेरे शिष्य वो उसके शिष्य, मतलब वही बात है, मैं राजा हूं, वो समाज में नहीं हो के वो इधर हो गया, राजनीतिक धर्म में हो गया, तो क्षत्रियपन तो नहीं छूटा ना। ध्यान दीजिएगा, इसी बात को अपने बीकानेर में एक कहावत में कहते हैं, वो हम यहाँ सार्वजनिक मंच पर नहीं बोल सकते क्योंकि आजकल केस कुछ जल्दी ठुक जाते हैं। तो हाँ, लेकिन अब अच्छा महावीर, अब महावीर देखिए, जैन धर्म का प्रवर्तन तो महावीर ने किया ही नहीं था, तो ऋषभदेव जी ने किया था। कमाल की बात देखिए, जैन आज भी अपने आप को हिंदू धर्म सनातन से अलग नहीं मानते, वो तकनीकी रूप से अल्पसंख्यक आयोग वगैरह दूसरी बातें हैं। उसका कारण क्या है? वो द्वापर युग से, बिल्कुल बिल्कुल, उन्हें अपनी जड़ें पता है, और यहाँ सिद्धार्थ को नया साम्राज्य चाहिए था। ध्यान दीजिएगा, इसीलिए बौद्ध धर्म में, मैं भटक नहीं रहा हूं लेकिन एक मिनट ले रहा हूं, इसीलिए बौद्ध धर्म में राजाओं ने धर्म का प्रचार किया। अब आप एक बात बताइए मुझे, मैं साधारण आदमी हूं और आप राजा या राजा का बेटा बेटी है, सेना लेके आए मुझे बौद्ध धर्म स्वीकार करने, तो मैं मना करूंगा क्या? मरना थोड़ी है भाई। और इतिहास में क्या दर्ज किया है? प्रचार प्रसार किया नहीं, वो एक जिहाद ही था। तो ओशो के यहाँ वो शुरू कर दिया गया। अब हुआ क्या कि ओशो ने जब उस चीज को किया तो फिर उनके लिए राजनीतिक रूप से अमेरिका में रहना मुश्किल, असंभव हो गया। ठीक, सरकार ने दो उपाय दिए, या तो ये हत्याकांड जो है जहर वाला इसमें, और दूसरे कई मुकदमे ठुक गए थे, हथियारों का मुकदमा, सब वो सेना खड़ी कर दी गई, रजनीशपुर में एक शहर बसा लिया, वहां की अपनी पुलिस, अपनी सेना, अपने डॉक्टर, डॉक्टर हॉस्पिटल तो चलो डेरों में भी होते हैं, लेकिन ये और ये गैर कानूनी है। अमेरिका में हथियार कोई समानांतर सत्ता, हथियार कोई भी रख सकता है, बिना लाइसेंस के भी रख सकता है, ये छूट है, लेकिन सेना खड़ी करना, प्राइवेट आर्मी, हाँ ये गलत। तो दो विकल्प दिए भाई, आप या तो देशद्रोह चुनिए और या फिर जाइए। तो रजनीश बहुत समझदार आदमी थे ना, बिना समझदारों के तो इतने इतने बड़े बड़े करोड़पति अरबपति तो चेले बनते नहीं है, तो उन्होंने निकलना ही ठीक है। लेकिन सोचिए उस आदमी, वो वहां जाकर, मतलब अमेरिका जाने के बाद, मैं ये साफ शब्दों में घोषित कर रहा हूं आज हरीश जी आपके और आदरणीय मित्रों के सामने कि ओरेगांव, रजनीशपुरम बसाकर, ओरेगांव में जाकर, अमेरिका जाकर आचार्य रजनीश, भगवान रजनीश, बाद के ओशो पथ भ्रष्ट हो गए थे। वो व्यक्ति जिसको ओशो कहते हैं, जिसको भगवान कहते हैं, एक तर्क और दर्शन का एक बड़ा स्वरूप कहते हैं, एक विराट स्वरूप कहते हैं, तो और दूसरी तरफ आप ही कहते हैं कि सभी से उन्होंने दुश्मनियां ली। बिल्कुल, ये गलती कर, कोई धर्म था, जो व्यक्ति थी, जो सत्ता थी, उनको बोलने में उन्होंने कभी, मतलब बेबाक रहे, बेलौस रहे। हमारी सनातन परंपरा की बात करें, चाहे किसी भी परंपरा की बात करें, हम देश की या दुनिया की परंपराओं की बात करें, परा और अपरा शक्ति होती है, और हम ये मान करके चलते हैं कि व्यक्ति पर ये कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से प्रभावित होती है। आपके विषय पे आता हूं मैं, जिस विषय में आप बहुत ज्यादा अपने आप को अनुकूल महसूस करते हैं, एक लाइन में मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, आप इसका जवाब जैसे भी देवें। क्या ओशो पर इष्ट सिद्ध था? नहीं, क्योंकि ओशो का कोई इष्ट ही नहीं था। हाँ, क्योंकि इस तरह का जो, अगर सभी से जो शत्रुता मोल ले रहा है, उसकी इस फूंक का कारण, मैं सीधा सीधा एक शब्द इस्तेमाल करता हूं, बिल्कुल, वो जो एक साहस था या कि दुस्साहस था, दुस्साहस, उसका कारण क्या था? उसका कारण था, आप मेरे ज्योतिषीय पक्ष की तरफ, पराविद्याओं के पक्ष की तरफ इशारा कर रहे हैं, एक विषय मैंने वहां से जवाब चाहते हैं। ओशो एक शापित आत्मा थे। ऐसी शापित आत्माएं जिस जन्म में शाप चुकाकर मोक्ष पा जाती है, जो अंतिम जन्म होता है, उसमें इसी तरीके से भयंकर उठापटक, और प्रायः तो ऐसी आत्माओं की हत्या ही होती है। इसीलिए ओशो की मृत्यु के बारे में आज भी ये कहा जाता है कि अमेरिका में पूछताछ के दौरान अमेरिकी अधिकारियों ने धीमा जहर दिया, और उसी जहर से उनकी पुणे में 1990 में मृत्यु हुई। और मैं इस बात से ज्योतिष हिसाब से
सहमत होते हैं। बिल्कुल सहमत हो, क्योंकि शापित आत्मा और मोक्ष पा गए, तो इसका मतलब इस बार उनकी हत्या हुई है।